हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी को शुभकामनाएँ। अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें, बहुत बड़ा दिन है ये। और आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हम यूनिट 1 बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 और आपके सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं मैट मॉडर्न एजुकेशन टीवी। मैं हूं रविंद्र कुमार। चलिए ठीक है, आज की हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यूनिट 1 में आप क्या करने वाले हैं? आज आप यूनिट 1 में करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के प्रगति, विस्तार, विषय क्षेत्र एवं विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में आप क्या करने वाले हैं? आप इस यूनिट में आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट में आप यूनिट 1 में ये जो सब्जेक्ट आपका सीजीपी, इसका नेचर क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसके अप्रोचेस कौन कौन से हैं, आप कैसे इस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो को प्रारंभ करूँ, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि हम कंपैरिजन करते क्यों हैं? क्या रीज़न है और कंपैरिजन कब की जाती है? जब कोई दो तरीके की वस्तुएं जो कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। कैसी हैं? जस्ट अपोजिट हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ जो है कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्लियर है? जब दो तरीके की वस्तुएं एक जैसी हों, सिमिलर हों बिल्कुल, तो वहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन तब होता है जब कुछ सिमिलैरिटी हो, कुछ डिफरेंसेस हों। और सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ही सीजीपी को पढ़ते हैं। बेसिकली हम कंपैरिजन करते क्यों हैं? दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन क्यों होती है? इसका मेन फोकस ये होता है कि हम उस कंपैरिजन के माध्यम से कुछ ऐसा जो न्यू है वो डिस्कवर कर सकें, जिसको हम अपनी शासन व्यवस्था में, अपनी प्रणालियों में, अपने संस्थानों में उससे अप्लाई करके उसे और बेहतर बना सकें, या उनकी कमियों को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकें। तो हमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशन भी चाहिए और हमें जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? तो इसीलिए हम जो है क्या करते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस का मेन मोटिव ही यही होता है कि वी वांट रिफॉर्म्स। हम क्या चाहते हैं? हम रिफॉर्म चाहते हैं, हम अपडेट चाहते हैं। अपडेट्स करने के लिए भी तो रिफॉर्म्स होता है। अपडेट्स चाहते हैं कि जो भी आप संस्थाएं देख रहे हैं, जो भी आप शासन प्रणालियां देख रहे हैं, चाहे वो अथॉरिटेरियन हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो वन पार्टी सिस्टम हो, सिंगल पार्टी सिस्टम हो, मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ के संविधानों की आप व्याख्या करेंगे तो, और अपने देश की संविधान से व्याख्या करेंगे तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस नज़र आएगा आपको। इससे पहले कि हम ये समझने का प्रयास करें कि इस यूनिट में हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? उसका प्रारंभ है एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल ने जो है द पॉलिटिक्स लिखी थी और इस पॉलिटिक्स की अपनी इस रचना में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 158 जो है देशों की या कंट्री की जो है उन्होंने क्या की थी? तुलनात्मक जो है उनका विश्लेषण किया था। और इस तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने ये जानने का प्रयास किया था कि हम जो है किस प्रकार से रिफॉर्म्स कर सकते हैं और कौन सी शासन प्रणाली हमारे लिए बेस्ट होगी। एक कालखंड में, एक समय में जो शासन प्रणाली चल रही है, अगर आप 20 साल पुरानी शासन प्रणाली को आज के युग में जो अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो शायद वो अनसक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि हम इस समय अपडेट वर्जन में चल रहे हैं। एवरीथिंग इज अपडेटेड।
तो जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, चाहे शासन प्रणाली हो, चाहे गैजेट्स हों, चाहे आपके काम करने के तरीके हों, चाहे जॉब्स हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, सभी में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे, व्यापक स्तर पे आया है। क्लियर है? तो हम इन्हें जनक भी कहते हैं, किसी एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो हैं, जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो एरिस्टोटल हैं। उन्होंने द पॉलिटिक्स नाम की अपनी एक पुस्तक में 158 देशों के संविधानों का जो है जिक्र किया है। 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना देख लेते हैं, प्रस्तावना में क्या क्या है। इस इकाई के, इस यूनिट के 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह तुलनात्मक राजनीति के उपक्षेत्र का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है और इसके प्रकृति विषय क्षेत्र की जांच करती है। पहला काम क्या है? इस यूनिट के माध्यम से आप क्या कवर करेंगे? इस यूनिट के माध्यम से आप जो है इस सब्जेक्ट के नेचर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इसके स्कोप को जान पाएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यह तुलना करने के तर्क प्रदान करती है और तुलना करने के तरीकों को सामने लाती है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास तरीके होने चाहिए, अप्रोचेस होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए और साथ ही साथ रैशनैलिटी भी होनी चाहिए। आप ऐसे तो कंपैरिजन नहीं कर देंगे ना। कंपैरिजन करने के लिए आपके पास एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, एक तर्क होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक नो कंपैरिजन। आपको डाटा रखने होंगे, आपको फैक्ट्स रखने होंगे, आपको स्टेटमेंट भी देनी होगी, आर्ग्यूमेंट भी करना होगा और जो भी आप कुछ कहेंगे उसके पीछे एक पर्टिकुलर जो है एक रैशनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हवा में कुछ भी बोल देंगे, नहीं। इनकी जांच करने से पहले ये समझना उचित होगा कि तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है। विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक विज्ञान की 3 मुख्य उप क्षेत्रों की एक शाखा के रूप में समझा है। अन्य 2 शाखाएं हैं, राजनीतिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो बेसिकली अगर आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में 3 प्रकार की शाखाएं हैं। आप ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार की शाखाएं हैं। कहाँ पर? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो पॉलिटिकल साइंस में 3 प्रकार की शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी आई यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और एक है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपका एक है आईआर और सेकंड जो है वो आपका कौन सा है? सेकंड है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। और जो थर्ड है वो है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कितनी हमारे पास जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कितनी शाखाएं हैं? 3 प्रकार की शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी आईआर, सेकंड है हमारी पीटी यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, और थर्ड है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति को कई तरह से परिभाषित आप कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं, जनरली आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप कुछ भी समझने का, कहने का या कुछ भी आप जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं तो उसके पीछे मैंने आपको बताया एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक थॉट होनी चाहिए, एक रिसर्च होनी चाहिए। तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जो है इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये उनके स्वयं के विचार हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने कहा है इस बारे में। सबसे पहले हम बात करें जॉन ब्लांडेल के बारे में। जॉन ब्लांडेल ने 1999 में जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की जो है परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा का संबंध 2 या 2 से अधिक राजनीतिक प्रणालियों की एक साथ तुलना और क्रमिक जांच से है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्होंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा है क्रमिक जांच, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है? राजनीतिक प्रणालियों
जितनी भी आपकी जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को एक साथ जो है उनकी तुलना करना, उनका सिस्टमैटिक एनालिसिस करना, यही क्या है, यही तुलनात्मक राजनीति है। किसके अकॉर्डिंग? जॉन ब्लंडेल के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये बात कब कही? इन्होंने 1999 में ये बात कही। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हैग, हेरोप और एमसी कॉमिक के लिए तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों में सरकार और राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन से है। इन्होंने भी यही बात सेम कही है, इन्होंने कुछ नया नहीं कहा। हैग, एरोप और एमसी कॉमिक क्या कहते हैं? हैग एरोप क्या कहते हैं? उनका कहने का ये तात्पर्य है कि तुलनात्मक राजनीति या कहीं कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो विभिन्न देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में जो आपकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है और उनके मध्य में जो राजनीति या पॉलिटिक्स चल रही है, उसका एक सिस्टमैटिक जो है आप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं आप? सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक जो है आप स्टडी करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कहेंगे। और यह विरोधाभास और समानताओं को तुलनात्मक राजनीति में बेहतर समझ के लिए शामिल करते हैं। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। जब आप किसी से डिबेट करते हैं, जब एक अन्य प्रकार की विचारधारा वाला व्यक्ति आपके सामने आता है और आपकी विचारधारा कुछ और है, वो कुछ और कहना चाहता है, आप कुछ और कहना चाहते हैं, मुद्दा एक है लेकिन विचारधाराएं आपकी अलग अलग हैं दोनों की, तो शायद किसी बिंदु पर आकर ये संभव हो कि आपके और उनके बीच में दो पक्ष हैं यहाँ जहाँ डिबेट हो रही है, दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ समानताएं होंगी और कुछ विरोधाभास होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और डेफिनेटली होंगे। जब दो विचारधाराएं, दो शासन प्रणालियाँ, जब दो राष्ट्रों की सरकारें आपस में जो है चर्चा करने का प्रयास करती हैं या किसी मुद्दे पर जो है वो राय बनाने की कोशिश करती हैं, तो क्या होता है? विरोधाभास होगा, डेफिनेटली होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो सामने वाला भी सोच रहा हो, पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, ये संभव हो सकता है कि शायद आप जितना सोच रहे हैं उसका 80%, 20% या 30% शायद सामने वाला भी सोच रहा हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, यही हमारा कंपैरिजन है। हम कंपैरिजन के माध्यम से विरोधाभास और समानताओं को जो है सामने लेकर आते हैं और एक बेहतर समझ बनाने की कोशिश करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। हालांकि तुलनात्मक राजनीति समानताओं और विभिन्नताओं को पहचानने से बढ़कर है। आप सिर्फ ये मत समझिए कि कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसका मेन रीज़न ये है कि आप तुलना करें और तुलना करने के बाद समानताओं और विभिन्नताओं को पहचानें कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटी हैं। तो जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है वो सिर्फ आपका इस बात पे कायम नहीं है, ये सब्जेक्ट इस बात पे कायम नहीं है कि समानताएं क्या हैं और विभिन्नताएं क्या हैं, आप डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटी क्या है। हम सिर्फ यही फाइंड आउट नहीं करते हैं, बल्कि हमें इससे भी ज़्यादा आगे जाकर इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। मनोरंजन मोहंती के अनुसार, एक स्कॉलर हैं मनोरंजन मोहंती, उनके अनुसार देशों या समाजों के बीच तुलना केवल उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में ही नहीं बल्कि उनकी आपसी रिश्तों के बारे में भी है। तो आप सिर्फ किसी दो देशों के बीच में, उनके समाजों के बीच में आप कंपैरिजन करके वहाँ पर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी को फाइंड आउट नहीं करते हैं, बल्कि आप उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं उसको भी जो है फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात कही है मनोरंजन मोहंती ने। मनोरंजन मोहंती ने, जो कि एक स्कॉलर हैं, उन्होंने ये बात बताई कि हम देशों के बीच में और समाजों के बीच में, हमारी जो सोसाइटी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में हम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को ही फाइंड आउट नहीं करते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे है। नेक्स्ट देखिए, यह दृष्टिकोण दी गई राजनीतिक घटनाओं को की समझ को गहरा करने में मदद करता है और इसलिए किसी को भी बेहतर व्याख्या करने की स्थिति में होने की अनुमति देता है।
इसलिए यह महसूस किया जाता है कि यह हमारी समझ गहरा करने में मदद करेगा और राजनीतिक घटनाओं का जवाब देने और समझने के स्तर को व्यापक बनाएगा। तो आप शायद समझ गए होंगे कि इस लाइन से हम क्या समझना चाहते हैं। इस लाइन से हम या इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम सिर्फ ये नहीं जानना चाहते हैं कि समानताएं क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या डिफरेंसेस क्या हैं। हम ये सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव है डीप अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या है हमारा मेन मोटिव? है डीप अंडरस्टैंडिंग। और इसके साथ क्या हो सकता है आप कमेंट करके बताएं कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति इस सब्जेक्ट का, या कहें कि आप जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने का मेन मोटिव क्या है। क्या आप कंपैरिजन करने के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि कोई कितना ज़्यादा बुरा है या कोई कितना ज़्यादा अच्छा है, या आप किसी की इंसल्ट करना चाहते हैं, या आप उसे जो है डिमोटिवेट करना चाहते हैं। कंपैरिजन का मेन मोटिव ये होता चाहिए कि हम रियलिटी में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है और हम कहाँ जो है उसमें रिफॉर्म्स कर सकते हैं। हम कितना अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपनी शासन प्रणालियों को, हमारे जो संस्थान हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है, और वहाँ पर कौन कौन से लूप होल हैं और जिनको हम जो है सही करके अपनी शासन प्रणालियों को सही दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 1.2 तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र। 1.2 में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कि नेचर क्या है और स्कोप क्या है, किसका? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। यह एक प्रमुख सवाल इसकी परिभाषा से संबंधित है। तुलना किसकी की जानी चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल। आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, लेकिन किसकी करेंगे तुलना? सबसे पहला सवाल तुलना किसकी करेंगे, दूसरा सवाल तुलना क्यों करेंगे, और तीसरा सवाल तुलना करने के बाद में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। पहला सवाल ये है कि तुलना किसकी की जानी चाहिए। क्लियर है? एक तरफ अगर दो चीजें पूरी तरीके से अलग हैं तो तुलना का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल। अगर अंजलि और मोहिनी दोनों अलग अलग हैं, दोनों का नेचर अलग है, दोनों की विषय क्षेत्र अलग है, दोनों की जो है हैबिट्स अलग हैं, दोनों की हॉबी अलग हैं, दोनों का स्टडी करने का तरीका अलग है, दोनों की कास्ट, धर्म, सारी चीज़ें अलग हैं, कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो कहाँ कंपैरिजन करेंगे आप। एक को गिटार बजाना अच्छा लगता है, एक को जो है पार्टी में जाना अच्छा लगता है, तो डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जेन्युइनली होते ही हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ये सरकारों के मध्य भी हो सकते हैं, शासन प्रणालियों के मध्य में भी हो सकते हैं, और दो लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो सामने वाला भी सोच रहा हो, और जो सामने वाला सोच रहा हो वहीं आप भी सोच रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अवधारणाएं या इनके संकेतकों के बीच कार्यात्मक तुल्यता को निर्दिष्ट करता है। यह पहलू दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। पहला विचार यह है कि विभिन्न संरचनाएं समान कार्य कर सकती हैं। जब हम तुलना के बारे में बात करते हैं या कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये बात भी आती है कि विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो है समान कार्य कर सकती हैं। इक्वल जो है एक हमारी जो भूमिका है, जो रोल है, वो अदा कर सकती हैं। दूसरा हम ये भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं
एक ही संरचना कई अलग अलग कार्य कर सकती है और कार्यात्मक तुल्यता के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि बजाय संस्थागत समानताओं के देखने के, कोई भी राजनीति के भीतर और बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा निष्पादित भूमिकाओं और कार्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर आप कार्यात्मक तुल्यता को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तर्क देने की बजाय ये समझना होगा कि संस्थागत समानताओं के देखने की कोई भी राजनीति के भीतर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से विभिन्न संस्थाओं द्वारा निष्पादित यानी कि परफॉर्म्ड भूमिकाओं और रोल या कार्यों का जो है विश्लेषण किया जा सकता है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि विभिन्न संस्थाएं जो भी कार्य कर रही हैं, चाहे वो इंटरनली काम कर रही हों, चाहे वो आउटरली जो काम कर रही हो, तो आउटर और इंटरनली दोनों ही तरीके से जो है आप देखेंगे तो आप उनकी भूमिका का जो है अध्ययन कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे कि किस स्तर पे वो कार्य कर रही हैं। साधारण शब्दों में यह इकाइयों द्वारा निष्पादित कार्य और समाज के विभिन्न अंगों द्वारा निष्पादित की जाने वाली भूमिकाओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और आम जनता की क्या भूमिका है, आम जनता किस स्तर पे काम कर रही है। नेशन की बिल्डिंग के लिए आम जनता और जो हमारी गवर्नमेंट है दोनों के बीच में क्या कोएलिशन है, क्या गठबंधन है, किस स्तर पे दोनों कार्य कर रहे हैं। यह विचार उन विद्वानों द्वारा तैयार किया गया है जो कार्यात्मकवादियों को श्रेणी में लाते हैं। फॉर्मनशिप, तो फॉर्मनशिप जो है या कार्यात्मकवादियों की श्रेणी में आते हैं को हम समझने का प्रयास करेंगे। सरल शब्दों में, इन सिंपल वर्ड हम ये समझने का प्रयास करें कि यह कार्य का निष्पादन और समाज के विभिन्न अंगों द्वारा निभाई गई भूमिका को मायने देती है, इम्पोर्टेंस देती है। तो सिर्फ आप ये मत समझिए कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आपने जो है वो क्रिएट कर दिया, बना दिया, आपने डेमोक्रेसी है, आपने जो है पार्लियामेंट में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है आपने उनका इलेक्शन कर लिया, उनका इलेक्शन करके उनको आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने जो है सरकार का निर्माण कर लिया, विधानसभाएं बन गई, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, आपकी काउंसिल्स बन गई, पंचायतों के स्तर पे भी कार्य हो रहा है, केंद्र के स्तर पे भी कार्य हो रहा है, राज्य स्तरों पे भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ आपकी भूमिका जो है वो इतनी भर नहीं है कि आपका जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है, नहीं, आपका रोल ख़त्म नहीं होता। आपका रोल कुछ इससे ज़्यादा है कि आप व्यक्तिगत स्तर पे और समाज के स्तर पे जो है गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को आप कोऑपरेट कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सही कामों में, उनके उचित कामों में जो है आप उनकी मदद कर रहे हैं या आप उनके अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें गैर राजनीतिक संस्था को भी शामिल किया जा सकता है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ही शामिल करें, आप ऐसे संस्थानों को भी शामिल कर सकते हैं जो गैर राजनीतिज्ञ हैं या कहें कि नॉन पॉलिटिकल हैं। तो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। किसी भी संस्था के कार्यों को किसी एक कार्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे सेना का कार्य कुछ राज्यों में सीमाओं की सुरक्षा करने से अधिक है, यह राष्ट्रपति के कार्य दो देशों में अलग अलग हो सकती है। तो आपने ये सोचने का प्रयास अगर किया कि आर्मी का या सेना का काम सिर्फ सुरक्षा देने का, सिक्योरिटी देने का, तो शायद आपकी जो थिंकिंग है उसको ओवरब्रॉड करने की ज़रूरत है। सेना डिज़ास्टर जब होता है या कहीं जब आपदा आती है, अभी आपने देखा कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में भी जो है क्या कुछ गैर सरकारी संस्थान हैं उन्होंने हेल्प की, हमारे जो राजनीतिक संस्थान हैं उन्होंने हेल्प की, कुछ धार्मिक समुदाय हैं, कुछ धार्मिक संगठन हैं उन्होंने भी हेल्प की। तो जब आपदा आती है पूरे देश के ऊपर आती है तो हर व्यक्ति का जो एक व्यक्तिगत रोल वहाँ पर हो जाता है। तो व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे संस्थान हम क्या कर रहे हैं, गैर राजनीतिक संस्थान या कहीं के नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही हैं, सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है नेशन बिल्डिंग में। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, प्रेसिडेंट का काम सिर्फ रबर स्टैम्प का नहीं है,
प्रेसिडेंट साहब जो है वो सिर्फ रबर स्टैम्प का काम नहीं करते हैं, वो अपनी रैशनैलिटी का यूज़ करते हैं, वो अपनी जो है विधायी शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी जो है जो उनके पास अन्य जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सिर्फ किसी भी संस्थान को किसी एक कार्य के लिए उसको लिमिटेड मत कर दीजिए। आप ये मत कहिए कि वो लिमिटेड हो गया है, उसका काम केवल पर्टिकुलर वही काम करना है। नहीं, अलग अलग स्तरों पे अलग अलग भूमिका अदा की जाती है, और ये भूमिकाएं जो हैं वो परिस्थितियों के अनुसार जो है आपको निभानी पड़ती है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या कंटिन्यू करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रकृति, या कहें कि नेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? नेचर के बारे में, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या कहें कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी, और आप इसमें अपने क्या ओपिनियन या आपकी क्या फीडबैक हैं इस संबंध में। और हाँ,